मुंबई के एक पोस्ट एरिया के अंदर एक अभिषेक नाम का लड़का रहा करता है, जिसके घर में उसकी पत्नी है, उसकी माँ है जिसका नाम कौशल्या है और एक उनका बेटा है। अभिषेक के पास ढेर सारा रुपया पैसा है और वह एक बहुत बड़े आलीशान घर के अंदर रहा करता है, जिसमें उसने कुछ नौकर चाकर भी अपनी जरूरत के कामों को करवाने के लिए रख रखे हैं। एक दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो माँ कौशल्या होती है, जो कि बुजुर्ग हो चली है, वह अपने हॉल में बैठकर चाय पी रही थी और तभी उसी दौरान वहाँ पर पड़ोस की एक महिला उनके घर से कुछ मांगने के लिए आती है। अब जैसे ही पड़ोस की महिला वहाँ पर कुछ मांगने के लिए आई थी तो अचानक से कौशल्या देवी को अपने गरीबी के समय की एक ऐसी बात याद आ गई, जिसे याद करने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पर जब वह महिला सामान लेकर वहां से चली जाती है तो उसका बेटा, जिसका नाम अभिषेक होता है, वह सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर आता है और जैसे वो घर आता है तो उसके बाद अपनी माँ की आंख में आंसू देख लेता है। अब अभिषेक अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि इस माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि वो समाज में सर उठाकर जी सके और वह इतने बड़े बंगले में आलीशान तरीके से रह सके। तो इसी वजह से वह अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और एकदम से अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उसके बाद जो माँ होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहने लगती है कि कुछ नहीं बेटा, दरअसल मुझे अपनी उस पड़ोसन की याद आ गई जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर नमक लेने के लिए आया करती थी। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसे भी उस पड़ोसन की याद आ जाती है और इसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर इतनी देर में जो माँ कौशल्या होती है वो कहने लगती है बेटा, क्यों ना हम उससे मिलने के लिए चलें, क्योंकि हमें 15 साल हो गए हैं उनको देखे हुए और अब हमें मेरे ख्याल से एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी हाँ में सर लाता है और कहता है कि माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं काफी दिनों से उनसे मिलने की बात सोच रहा था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि उनसे मिल सकूं। लेकिन अब जब आपने कह दिया है तो चलो हम अभी के अभी चलेंगे और पूरे परिवार के साथ चलेंगे उनसे मिलने के लिए। गांव को भी देखना हो जाएगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं गांव को छोड़े हुए और अब तो गांव की बहुत सारी यादें भी आ रही हैं। इसके बाद माँ कौशल्या भी खुश होती है और यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है कि सुनती हो, अब हमें फिलहाल यहीं से निकलना है और हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। अब इस बात को सुनकर पत्नी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे पता तो था कि ये पीछे से उत्तर प्रदेश के किसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसे उसका पति क्यों कह रहा है, इस बात को सोचकर वह हैरान हो गई थी। अब यहाँ पर वह पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, तो अब इसे कहने लगता है कि वहां पर कोई व्यक्ति है और उससे मिलने का माँ का मन कर रहा है। अब पत्नी को यह पता है कि बेटा अपनी माँ से कितना प्यार किया करता है, तो इसी वजह से वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ और हम लोग चलते हैं। तभी अभिषेक कहता है कि बेटे को भी तैयार कर लेना, उसको भी लेकर चलेंगे। इसके बाद पूरा परिवार झटपट से तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वहां से वहां के लिए चलने लगता है। अब यहां से जब वो लोग सफर तय करते हैं तो रास्ते में जो उसका बेटा होता है अभिषेक का, वह कहने लगता है कि पापा, हम कहां जा रहे हैं और क्या है ऐसा उन लोगों में जो आप लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हो। हालांकि यह सवाल उसकी पत्नी करना चाहती थी, लेकिन वह अपने पति के सामने किसी भी बात को पूछना उचित नहीं समझा करती थी, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति अच्छी तरह से रहा करता है और कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसी वजह से वह कुछ नहीं कहती है और जब बेटा ये सवाल पूछता है तो पत्नी भी गौर देकर सुनने लगती है कि अब इसके पिता क्या जवाब देंगे। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और अपने बेटे की तरफ देखता है। उसके बाद वह मुस्कुराने लगता है और अपनी माँ से पूछकर कहने लगता है कि माँ, क्या मैं इन लोगों को बता दूं? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, शौक से बताओ। ये बात वह हंसते हुए कहती है। तो यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह शौक से उन्हें इस बात को बताने लगता है। वह बताता है कि बेटा, बात उस समय की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था और उसी दौरान मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब तक पिता थे तो वो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाकर मुझे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद मुझे ही पता है कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था। इसके बाद जो माँ होती है वह दूसरों के घरों में काम किया करती है और काम करने के बाद जो पैसा मिला करते थे उन पैसों से मुझे पढ़ा लिखा रही थी और घर का खर्च चला रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ हमारे ही पड़ोस में एक सतपाल सिंह जी रहा करते थे, जिनका अच्छा खासा बिजनेस था और उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। जब मेरे पिता की मौत हो गई थी तो उसके बाद जो सुनीता जी होती हैं वो बार बार हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आया करती और हमसे 1 कटोरी नमक मांगा करती। माँ भी उसे 1 कटोरी नमक दे दिया करती और उसके बाद इसी तरह से कुछ दिनों तक ऐसे समय व्यतीत हो रहा था। अब तभी एक दिन जब वो 1 कटोरी नमक लेकर हमारे घर से चली जाती हैं तो उसके बाद मैं माँ से पूछने लगता हूँ कि माँ, इनके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा है और ये हर दूसरे तीसरे दिन नमक मांगने के लिए क्यों आया करती हैं? तो इस बात को सुनकर जो उसकी माँ कौशल्या होती है उसकी आंखों में आंसू
आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगती है कि बेटा ये हमारी मदद के लिए हमसे एक कटोरी नमक मांगा करती है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा अभिषेक होता है वह कहने लगता है कि माँ वैसा कैसे, ये तो नमक ले जाया करती हैं और नमक ले जाने में हमारी कौन सी मदद हुआ करती है। तो इसके बाद मुस्कुराती है और उसे पूरी बात बता देती है। जब बेटा इस पूरी बात को सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि हाँ माँ आप सही कह रही हो, सच में ये हमारी मदद किया करती हैं। इधर यहाँ पर जो सुनीता जी होती हैं वो बार बार उनसे नमक ले जाया करती और साथ में अपने बच्चे के जो कपड़े हुआ करते हैं, कई बार तो नए कपड़े भी वह अभिषेक के लिए दे दिया करती, क्योंकि उनका भी एक लड़का था और उस लड़के के साइज के ही अभिषेक के कपड़े हुआ करते थे। किताबें हुए, कपड़े हुए और सब तरह की मदद वो कर दिया करती थी उस एक कटोरी नमक के बदले। दरअसल यहाँ पर जो सुनीता होती है उसे उनके परिवार की हालत के बारे में पता था कि ये बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही है, और जब इस बारे में वह अपने पति सतपाल से कहती है तो सतपाल कह देता है कि इनकी जितनी हो सके उतनी मदद कर दो, और मदद करने का ये अलग ही तरीका था उनका। दरअसल वो एक कटोरी नमक मांग ले जाया करती ताकि उन्हें कभी ये बात महसूस ना हो जिन सामानों को वो दिया करते हैं उनसे उन्हें एहसास ना लगे। इस बात के बारे में कौशल्या जी को भी आभास था और इसी वजह से वह उनका बहुत ज्यादा एहसान माना करती हैं। और आज जब उनके घर पर कोई मांगने के लिए कुछ सामान आया था पड़ोस वाली महिला, तो उसी समय उसे उनकी याद आ गई। वह अब उनसे मिलना चाहती है क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है और वह उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करना चाहती हैं। अब इस बात को सुनकर बेटे को समझ में आ जाता है कि हम लोग इस तरह से अचानक ऐसे क्यों जा रहे हैं। और यहां पर जो दादी होती है वो कहती है कि बेटा यही होता है एहसान, उन्होंने हम पर एहसान भी कर दिया और ये महसूस भी नहीं होने दिया कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो जो कटोरी नमक ले जाया करती थी वो कटोरी नमक उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस कटोरी नमक की वजह से हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। और जो भी सामान हम उनके घर से मांग कर लाया करती थी उसे वो खुशी खुशी हमें दे दिया करती और कहा करती कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आया करता है। लेकिन अंदर की भावना मुझे भी पता थी और इसी वजह से अब मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूं। अब पूरा परिवार इन बातों के बारे में और भी चर्चा करता हुआ बचपन की कुछ बातें अभिषेक की जो कि गांव में हुआ करती थी उन बातों को अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को बताता है। और जब पत्नी को ये सारी बातें पता चलती है तो उन्हें भी अपने पति पर गर्व होता है, क्योंकि उनकी मां ने मेहनत मजदूरी करके दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को इस काबिल बनाया है, उसके तो वो पासंग भी नहीं है। इसी वजह से आज से ही उसकी पत्नी जो अभिषेक की पत्नी होती है वह अपनी सास की इज्जत और भी ज्यादा करने लगती है और धीरे धीरे ये सफर व्यतीत होने लगता है। सफर तय करने के बाद ये सभी लोग लखनऊ के उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव के अंदर अभिषेक कभी बचपन में रहा करता था और उसके पिता वहीं पर उसे मेहनत मजदूरी करके पाल पोस रहे थे। उस गांव के अंदर जाते ही अभिषेक को अपनी सारी बातें याद आने लगती हैं जो बचपन की यादें थी, और उन बातों को याद करने के बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अभिषेक उस घर पर पहुंच जाता है जिस घर के अंदर उसका बचपन बीता था, लेकिन पिछले 15 साल से यहाँ पर कोई ज्यादा आवागमन नहीं है। और जैसे वो उस आंगन को देखता है तो उसे बचपन की ढेर सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी घर के अंदर से रामू काका निकलता है जो कि पड़ोस का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी शादी नहीं हुई थी, और वह उससे कह गया था कि आप इस घर के अंदर रह लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कम से कम इसकी साफ सफाई तो होती रहेगी। रामू काका कहता भी है कि बेटा तू इसे बेच दे, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि गांव से एक ही तो याद जुड़ी हुई है, कम से कम इस घर के बहाने से कभी ना कभी तो मैं यहां पर आऊंगा, और यहां पर मैं नहीं आया तो मेरे बच्चे तो आएंगे जब उनके नाम ये प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी। इस बात को सुनकर रामू काका भी कहता है कि ठीक है बेटा मैं तुम्हारे घर का ध्यान रख लूंगा। और जैसे ही रामू काका आज इतने दिनों बाद उन सभी लोगों को यहां पर देखता है तो एकदम से अच्छी तरह से उनका वेलकम करता है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहां पर जो अभिषेक होता है वो कहता है कि काका मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, मैं पड़ोस के ही सुनीता आंटी से मिलने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद यहां पर जो रामू काका होता है वह कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन वह फिलहाल अभिषेक को नहीं रोकता है और अभिषेक अपनी मां और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी को अपने घर के सामने खड़ी करके वहां से पैदल पैदल सुनीता आंटी के घर तक चला जाता है। तो वहां जाने के बाद दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद यह दरवाजा खुलता है, क्योंकि यहां पर जो सुनीता आंटी होती हैं वो अब तक काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली हैं और उनके ज्यादातर हलना चलना भी बस की नहीं है। वो तो गांव वाले उनकी कुछ मदद कर दिया करते हैं, उसी वजह से यहां पर उनका समय व्यतीत हो रहा है। इस घर के अंदर सुनीता आंटी और सतपाल जी दोनों के दोनों रहा करते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चले हैं और उनका बेटा तो विदेश में रहा करता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। अब जैसे ही यहां पर वो थोड़ी देर में दरवाजा खोलती हैं तो अभिषेक सामने खड़ा हुआ था और मां कौशल्या को अभिषेक ने साइड में कर दिया था, क्योंकि वह सुनीता जी को सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद जैसे ही सुनीता जी दरवाजा खोलकर अभिषेक को देखती हैं और पूछने लगती है कि हाँ भाई तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो, तो उसके बाद जो अभिषेक होता है वह मुस्कुराता है और कहने लगता है कि ताई जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम अभिषेक है। अब इस बात को सुनकर यहां पर सुनीता जी को अभिषेक के नाम सुनते ही वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि वो किस तरह से नमक लेकर उनकी मदद किया करती थी। तो एकदम से वो उसे पहचान लेती है और खुश होते हुए कहती है कि अच्छा बेटा अभिषेक तू तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया और देख हम तो बूढ़े हो
हो गए हैं। अब इसके बाद अभिषेक कहता है कि हाँ ताई जी, लेकिन तभी यहाँ पर जो सुनीता आंटी होती हैं वो कहने लगती हैं कि तेरी माँ कौशल्या कैसी है और वो नहीं आई तुम्हारे साथ। अब तभी जो अभिषेक की माँ कौशल्या होती है वह साइड से निकलती है और कहने लगती है कि बहन मैं कैसे नहीं आती, तुमसे मिलने की बात हो और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब इसके बाद यहाँ पर जो सुनीता होती है वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम लोग मिलने के लिए आ गए, न जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाता और तुम लोगों को देख पाने की इच्छा मन के अंदर ही रह जाती। इसके बाद यहाँ पर जो सुनीता जी होती हैं उस पूरे परिवार को घर के अंदर ले जाती हैं, लेकिन जैसे ही अभिषेक घर के अंदर घुसता है तो उसे महसूस हो जाता है कि इस घर के अंदर ये पति पत्नी ही रहा करते हैं और इनका बेटा यहाँ पर नहीं रहा करता है। उसके बावजूद भी वो अंदर जाकर बैठता है और बैठने के बाद जब चारों तरफ से घर को देखता है तो यहाँ पर सुनीता ताई से पूछने लगता है कि ताई जी क्या आपका बेटा विनीत आपके साथ नहीं रहा करता। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर सुनीता आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही कौशल्या जी उनकी आंखों में आंसू देखती है तो उन्हें चुप कराने लगती है, कहती है कि बहन क्या हुआ, इस तरह से तुम क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो सुनीता आंटी होती है वह पूरी कहानी उनके सामने बताने लगती है, कहती है कि बेटे को बड़े ही लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि बुढ़ापे में वो हमारी देखभाल कर सके, लेकिन बेटा जैसे बड़ा होता है तो उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर विदेश में रहने लगा। हम लोगों ने जितना भी पैसा कमाया वो सारा पैसा उसकी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो चले और हमारे पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है तो उसके बाद बेटे ने हमें ऐसा सिला दिया। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी कौशल्या जी उसे संभालती हैं और कहती है कि बहन चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम है ना और ये गांव भी तो है। तभी यहाँ पर जो सुनीता जी होती हैं वो कहने लगती है कि हाँ गांव तो है और गांव की वजह से ही यहाँ पर हमारा समय व्यतीत हो रहा है, वरना हम लोगों की तबीयत भी खराब रहा करती है और मेरे पति तो ज्यादातर खाट में ही रहा करते हैं। अब इसके बाद अभिषेक पूछने लगता है कि कहां पर हैं वो, तो यहाँ पर जो सुनीता जी होती हैं वह अपने बेडरूम की तरफ इशारा कर देती हैं और अभिषेक वहां से उठकर सीधा उस बेडरूम में चला जाता है, क्योंकि अभिषेक को बचपन की वो बातें याद है जब कभी यहाँ पर सतपाल जी मार्केट से आया करते थे तो अपने बच्चे के साथ साथ इसके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया करते थे और इस परिवार पर उन्होंने काफी सारे एहसान किए हैं। अब जैसे ही यहाँ पर अभिषेक जाता है तो अभिषेक सतपाल को देखता है और देखने के बाद जो सतपाल जी होते हैं वह उसे पहचान गए थे, क्योंकि बाहर से जो आवाज आ रही थी उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था। यहाँ पर जैसे ही वह अभिषेक को देखता है तो अभिषेक को देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अभिषेक की भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद जो अभिषेक होता है वह उन्हें सहारा देकर खड़ा करता है और अपने कंधे पर हाथ टिकाकर उन्हें बाहर लेकर आता है। बाहर आने के बाद यहाँ पर अपने परिवार वालों के सामने उनकी पूरी बातें दोबारा से रिपीट करता है और जब ये पूरी बातें पूरे परिवार के सामने रिपीट होती हैं तो एकदम से सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जिनके पास उस टाइम पर ढेर सारा रुपया पैसा था वो इस घर के अंदर बीमार पड़े हुए हैं और गांव वालों के रहमो करम पर जी रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक की खुद की आंखों में आंसू हैं, लेकिन तभी वह सतपाल जी और सुनीता जी के आंखों के आंसू पहुंचने लगता है और कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, आपका एक बेटा ही तो आपको छोड़कर विदेश गया है, लेकिन ये बेटा तो है ना, ये आपकी देखरेख करेगा और अब आपको यहाँ पर नहीं रहना होगा, आप हमारे साथ चलो, क्योंकि मैंने अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लिया है और मैं आपको अपने घर में ही रखूंगा। इधर यहाँ पर अभिषेक की पत्नी को कोई आपत्ति नहीं होती है और यहाँ पर अभिषेक की माँ को तो इस बात से खुशी ही मिलती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो सतपाल जी होते हैं और उनकी पत्नी सुनीता होती है वो दोनों के दोनों मना करने लगते हैं, लेकिन अभिषेक जिद करता है और कहता है कि आपने जितने एहसान हम पर कर रखे हैं उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है और मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोग खुशियों के साथ वहां पर रह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी ऐसी हालत है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने देता। इसके बाद अभिषेक जो होता है वो उनको अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है और 1 से 2 दिन इस गांव के अंदर बिताने के बाद वो पूरा परिवार एक साथ वहां से वापस मुंबई लौटने लगता है। यहाँ पर रामू काका से उन्होंने कह दिया था कि इस घर का भी ध्यान रखना है तुम्हें और कोई भी दिक्कत नहीं है और इनका बेटा आ जाए तो उन्हें मेरा एड्रेस दे देना कि वो लोग तो वहां पर चले गए हैं। ऐसा कहकर अभिषेक उन सभी को लेकर वहां से उल्टा मुंबई चला जाता है और जब गांव वालों को पता चलती है कि अभिषेक उन्हें अपने साथ ले गया है तो अभिषेक की वाहवाही गांव में चारों तरफ होने लगती है और वहीं पर जो इनका बेटा होता है उसकी थू-थू होने लगती है कि कैसा बेटा है, अपने माता पिता को देखने तक के लिए भी नहीं आया। इसके बाद अभिषेक जब उन्हें अपने साथ ले जाता है तो वहां पर जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उन्हें अजीब अजीब सा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी लोग उनके साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौशल्या जी भी उनके साथ रहा करती हैं और उनका जो बेटा होता है अभिषेक का वह भी उनके साथ अच्छा सा व्यवहार किया करता है, क्योंकि उसे पता है कि इन लोगों के कितने एहसान हैं उनके परिवार पर। धीरे धीरे उनको वहां पर रहते हुए 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने के अंदर यहाँ पर सतपाल जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी, क्योंकि अभिषेक ने अच्छे से डॉक्टर पर उनका इलाज करवाया था और अब तीनों बुजुर्ग उस घर के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते हैं, योगा किया करते हैं और बुजुर्ग
बुजुर्गों में बैठकर हंस खिलखिलाया करते हैं, अपनी जवानी की ढेर सारी बातें डिस्कस किया करते हैं और उन लोगों को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता है कि ये उनका घर नहीं है, क्योंकि अभिषेक आकर अपनी मां के साथ साथ उनसे भी उनका हालचाल पूछा करता और कहा करता कि आप कैसी भी चिंता मत लो, मैं हूं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। भले ये घर देखने में एक वृद्धाश्रम की तरह लग रहा था, लेकिन इस घर के अंदर जो खुशियां थी उनका कोई मोल नहीं था और ऐसी खुशियां हर घर के अंदर होनी चाहिए। अब इधर जो सतपाल जी का बेटा होता है उसे किसी ने बता दिया था कि तुम्हारे माता पिता को तो ऐसे ऐसे ले गया है। दरअसल उसका एक दोस्त था यहाँ पर, वो कभी कभार उससे कांटेक्ट कर लिया करता था और जैसे ही इस बार वो कांटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि तुम्हारे माता पिता को तो फलाना लड़का ले गया है। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है, ले गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसे बताता है कि गांव के अंदर उसकी वाहवाही हो रही है और तुम्हारी थूथू हो रही है, सभी लोग तुम्हें नाम सुना रहे हैं, तो इस बात को सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाता हूं और जाकर अपने माता पिता को अपने साथ ही रखूंगा। ऐसा सोचकर जो बेटा होता है वह वहां से पहले तो गांव आता है और गांव आने के बाद जब वो एड्रेस पता करता है तो रामू काका उन्हें बता देता है कि फलाने एड्रेस पर वो रहा करते हैं। तो यहां पर जो उनका बेटा होता है वह सीधा वहां पर जाता है और वहां जाने के बाद एकदम से अपने माता पिता से कहने लगता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, गांव में मेरी थूथू हो रही है और मेरी तो तुमने चारों तरफ बदनामी करवा दी है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो सतपाल जी होते हैं, फिलहाल उनकी तबीयत काफी ज्यादा अच्छी है और वह अच्छी तरह से रहा करते हैं। तो एकदम से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कई बार खबर की थी कि बेटा हमारी तबीयत खराब रहने लगी है, लेकिन बेटे ने काम का बहाना लगाकर फोन काट दिया और उनसे बातचीत करने तक का भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद वे एकदम से गर्म हो जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि तू तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है और तुझ पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई न्यौछावर कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने एक बार नहीं सोचा कि माता पिता अकेले कैसे रहेंगे। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो लड़का होता है वह कहने लगता है कि फिर इसमें गलती क्या है, बच्चे ऐसा किया करते हैं। तभी यहां पर पिता कहता है कि हाँ बेटा, तेरे हिसाब से तो ऐसे हुआ करता है, लेकिन तुझको भी एक बेटा है, जब तेरा बेटा ऐसा करेगा तो उसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि माता पिता जब बच्चों से दूर रहा करते हैं बुढ़ापे में तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ऐसा कहते हुए सतपाल की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने बेटे को धमकाने लगता है और धमकाते हुए वहां से निकलने के लिए कह देता है। इसके बाद यहां पर जब बेटे को धमकाकर उसने वहां से निकलने के लिए कह दिया था तो उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने सच में ही बहुत गलत किया है। इस बात को सुनकर वह अपने पिता से माफी मांगने लगता है और कहता है कि पिताजी मेरी चारों तरफ बदनामी हो रही है और आप मेरे साथ चलो, लेकिन यहां पर पिता मना करने लगता है। तभी यहां पर अभिषेक आता है और अभिषेक जब इस लड़के को देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन में ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र थे। और जैसे ही यहां पर वह लड़का अभिषेक को देखता है तो वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि भाई चारों तरफ मेरी बदनामी हो रही है तो माता पिता को मेरे साथ भेज दे। तभी यहां पर अभिषेक कहता है कि देख भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है तो इसी वजह से मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ था, लेकिन तेरे माता पिता हैं, तू मनाकर अपने साथ ले जा। इसके बाद यहां पर जो लड़का होता है वह अपने माता पिता को जिद करके मनाने लगता है और माता पिता भी आखिरकार मान ही जाते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, हम तेरे साथ चल देंगे, लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे क्योंकि यहां पर हमारा मन लगा करता है, जब भी हमारा मन करेगा हम तुमसे मिलने के लिए वहां पर आ जाएंगे। इसके बाद यहां पर बेटा भी मान जाता है और गांव में अपने दोस्त को बता देता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। यहां पर जो अभिषेक होता है वह भी रामू काका से कांटेक्ट करके कह देता है कि इनका बेटा यहां पर आ गया है और गांव वालों को बता देना कि उसे अपनी गलती का एहसास है। तो इसके बाद गांव के अंदर जो उसकी बुराई हो रही थी वह थम जाती है और वो लोग आज तक भी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कभी कभी इस घर के तीनों बुजुर्ग विदेश भी जाया करते हैं, क्योंकि अब उनके बेटे को अकल आ गई है और उन्होंने इन तीनों बुजुर्गों के अच्छे से पासपोर्ट वगैरह बनवा दिए हैं और हवाई यात्रा करके उन्हें विदेश भी बुला लेता है अपने पास। और जब उनका मन किया करता है तो वह यहां पर अभिषेक के पास भी रहा करते हैं, यानी कि अब ये दोनों परिवार एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे और अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।